हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज से हम लगभग 3 लेक्चर्स के अंदर यानी कि 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, बहुत ही रेयरली होता है कि यूपीएससी में कोई क्वेश्चन रिपीट कर जाए, तो एग्जैक्ट रिपीट तो नहीं होगा, पर अगर ये जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर पीछे की हमने जो इनके स्टैटिक नॉलेज है ना उनको गेन कर लिया, तो उससे हमारा जो नॉलेज बेस है वो इंप्रूव हो सकता है और जो आने वाले टाइम में जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में या तो इजी हो जाएगा या फिर हम एलिमिनेट करने में हमारी वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बनते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग द डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो कि ओनली आईएएस की टीम की तरफ से आप सभी के लिए रन किए जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट है रिगार्डिंग प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2022, जिसका हमने नाम दिया है तेजस। अब ये नया बैच 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपके लिए 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट के लेक्चर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री में, एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए 15 जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड साथ ही साथ सीसेट के 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए वीकेंड डाउट सेशंस भी होंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों वो आप उनको प्रॉपरली क्लियर कर पाओ। राइट। ऑन दी अदर हैंड, आपको अगर लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम दैट इज लास्ट माइल लीप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको चाहे वो जीएस हो, एट द सेम टाइम सीसेट एंड करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम टाइम जैसी कंडीशंस में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्डली, हमारा एक सीसेट का प्रोग्राम है रिगार्डिंग कि किस तरह से आप सीसेट को अच्छे से कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का सीसेट वीक है वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंश्योर करके देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने और स्ट्रॉन्ग कर पाएं। इसके साथ ही साथ हर लेक्चर के एंड में आपको कुछ हैंड आउट प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट आप चेक कर पाओ कि जो आपने पढ़ा है आप उतना कितना इंप्लीमेंट करने में उसमें कितने कैपेबल हो या नहीं। राइट। तो ये थे कुछ हमारे जो कोर्सेज। इसके साथ ही 2022 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा प्रारंभ बैच भी लॉन्च हो गया है, एंड जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी कि फुल फ्लेज बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे, एंड हर कंपोनेंट को इसके अंदर अच्छे से कवर किया गया है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, वीडियो लेक्चर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। तो यानी कि एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है जो कि प्रारंभ हमारा बैच है। राइट। इस रिगार्डिंग किसी भी डाउट के लिए आप video.onlyis.in पे इस चीज़ को चेक कर सकते हो, या फिर आप मेल भी डाल सकते हो info@onlyis.com, या फिर आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वेयर इन एग्रीमेंट्स वर साइन टू सेट अप IBRD, GATT एंड IMF कॉमनली नोन एज। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं थोड़ा सा आपको ना इसके रिगार्डिंग समझाना चाहता हूँ। देखो, हुआ क्या था पहले 1914 से लेके 1918 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, एक बॉडी बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है। अब ये लीग ऑफ नेशंस क्यों बनी थी, एक्चुअली कोशिश ये करी जा रही थी कि अब वर्ल्ड वॉर 1 तो हो चुकी है, अब वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होनी चाहिए, पर वर्ल्ड वॉर 2 तो होके रही ना, तो यानी कि लीग ऑफ नेशंस क्या हुआ, ये हो गया फेल। तो वर्ल्ड वॉर 2 होती है 1939 से लेके 1945 के बीच में। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो 3M क्या होता है, मैन, मनी एंड मटेरियल। इन तीनों चीज़ों का भारी लॉस हुआ दुनिया के अंदर। तो इसके बाद क्या हुआ, अब इतना बड़ा लॉस हो गया तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकें, जो ये इकोनॉमी को लॉस हुआ है ना, जो इकोनॉमी को ये जो मेजर लॉस हुआ है इसको रिकवर कर सकें। तो इसी वजह से क्या हुआ, जुलाई 1944 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है। क्या कॉन्फ्रेंस होती है, देखो यही कॉन्फ्रेंस की इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव करना है। कहाँ पे होती है ये कॉन्फ्रेंस, देखो ये कॉन्फ्रेंस हुई ब्रेटन वुड्स में। अब ब्रेटन वुड्स कहाँ पर है, ये देखो है न्यू हैम्पशायर USA के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होती है। और इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकलता है, यहाँ पे देखो एक तो बनता है वर्ल्ड बैंक, एक बनता है IMF, और तीसरी चीज GATT। देखो GATT बना थोड़ा बाद में था, बट इसकी डिस्कशन होने लगी थी। यानी कि ये 3 चीज़ों में थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं आपको कि वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, GATT क्या है, पर जरा इतना समझो कि यहाँ पे ये 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन शुरू हो गया। 2 तो बन भी गई, वर्ल्ड बैंक बन गया, IMF बन गया, GATT थोड़ा बाद में बना।
तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस हुई इसको क्या बोला जाने लगा, इसको बोला जाने लगा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स के अंदर हुई थी ना, इस वजह से इसको बोला गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस थी जहां पे आईबीआरडी ना एक्चुअली वर्ल्ड बैंक को ही बोला जाता है। गैट आपको बताया मैंने, ये ट्रेड से रिलेटेड बॉडी थी। और तीसरा आईएमएफ, इन तीनों का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तुम्हारा आंसर क्या बना? आंसर बना ऑप्शन नंबर बी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, समझ आया? वर्ल्ड बैंक आईएमएफ क्या है थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, पर अभी आप इतना समझ गए कि किस तरीके से ब्रेटन वुड्स के अंदर इनका फॉर्मेशन हुआ। और ये जो पहले दो है ना, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इसी वजह से इनको ब्रेटन ट्विंस भी बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों आपस में इन्होंने ये यहाँ पे फॉर्म हुए थे। अब अगला देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूएन। यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉडीज दे रखी हैं। देखो थोड़ा इसके बारे में ना पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुई ना। तो इसी वजह से यहाँ पे इसके बाद बॉडी बनती है यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बना था, लीग ऑफ नेशन। यहाँ पे क्या बना, यूनाइटेड नेशन। जो लीग ऑफ नेशंस में कमियां थी ना, उनको यूनाइटेड नेशंस में पूरा कर दिया गया। और इस वजह से यूनाइटेड नेशन थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में निकल के आई। इसका पहले देखो मेन एजेंडा क्या था कि अब वर्ल्ड वॉर 2 तो हो चुकी है, अब वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उस उद्देश्य से इसको बनाया गया। बाकी वही सब काम कि कंट्रीज कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकें, कैसे इकोनॉमी को इंप्रूव किया जा सके, तो ये सब चीजें वहां पे डिस्कस करी गई। अब उसी में से मैं जैसे मैं आपको बता रहा था ब्रेटन कॉन्फ्रेंस के बारे में ना, ब्रेटन ट्विंस में से एक था वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक क्या है, देखो वर्ल्ड बैंक ना, देखो इसका काम था कि इकोनॉमी को किस तरह से इंप्रूव किया जाए। तो उसी वजह से इसके अंदर टोटल 5 बॉडीज है आज के टाइम में। पहला क्या है, आईबीआरडी। अब आईबीआरडी क्या है, ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो वर्ल्ड वॉर के बाद इतना सारा जब डिस्ट्रक्शन हो गया तो कुछ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए बॉडी चाहिए थी ना, तो वहां बनी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ एक और बॉडी आई, आईडीए। आईडीए क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका भी काम यही था कि डिफरेंट जो पुअर कंट्रीज है ना, जो पुअर कंट्रीज हैं उनको कैसे हेल्प करी जाए, तो वो काम क्या हो गया, आईडीए का। तो ये 2 बॉडीज थी जिसका मतलब था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब आपने ना कहीं बार सुना होगा कि एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप करके भी एक चीज होती है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या चीज है, देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ना 5 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, 5 छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। 2 तो देखो यही है, कौन सी, आईबीआरडी एंड आईडीए। इसके अलावा 3 और हैं, और वो 3 क्या हैं, देखो एक हो गया उसमें से आईएफसी। अब आईएफसी क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब ये क्या करती है, ये प्राइवेट सेक्टर को कैटर करती है। ठीक है ना, देखो बाकी जो आईडीए था जैसे, वहां तो फोकस क्या है, गवर्नमेंट्स के ऊपर फोकस है ना, यहां पे किसके ऊपर फोकस है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ। इसके अलावा क्या है, मीगा। अब मीगा क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब जैसे मान लो अफगानिस्तान कंट्री का एग्जांपल लो, अफगानिस्तान के साथ क्या इशू है, वहां पे देखो कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि पता नहीं कल को क्या हो जाए वहां पे। तो जो इन्वेस्टर होता है ना, जो बंदा कहीं पे इन्वेस्ट करता है, उसको चाहिए होती है गारंटी कि कल को कुछ पॉलिटिकल रिस्क आ गया तो मेरे पास कोई गारंटी हो कि मैं उसको मैनेज कर पाऊं। तो यहाँ पे मीगा का रोल आता है कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट होता है उनको हम गारंटी कर सकते हैं। इसी के साथ एक 5वीं बॉडी बनी आईसीएसआईडी। आईसीएसआईडी क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट है वो यहाँ पे आईसीएसआईडी के अंदर लिए जाते हैं। तो एसेंशियली देखो बना क्या, बना ये कि अगर बात करोगे वर्ल्ड बैंक की तो सिर्फ आएंगी उसके अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी, आईबीआरडी एंड आईडीए। और अगर बात होगी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, उसके अंदर ये 2 तो आएंगी, उसके अलावा 3 और है, आईएफसी, मीगा एंड आईसीएसआईडी। ठीक है, समझ आ गया। एक इंपॉर्टेंट चीज और, इंडिया इनमें से 4 की मेंबर है, पहले 4 की। जो आईसीएसआईडी है ना, इसकी इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है ना, तो आपसे पूछे कि इंडिया किसकी मेंबर नहीं है, तो आप बोलोगे आईसीएसआईडी, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पूछा है कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूएन। पहले चीज क्या बोली है, मीगा। मीगा क्या, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अभी तो देखा वर्ल्ड बैंक की जो पार्ट है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये पार्ट है, तो यानी कि ये तो यूएन से रिलेटेड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी तो वर्ल्ड बैंक के कॉन्टेक्स्ट में देखा, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता। तीसरा क्या है, सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये भी तो अभी समझा था कि किस तरह से ये भी वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड है। ठीक है, चौथा देखो, ऑप्शन डी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट।
क्या ये हमने यूएन के रिलेटेड पढ़ा या वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड? नहीं पढ़ा, तो यानी कि यही आंसर होगा इसका, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। BIS आप इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हो, वो एक अलग से एक डिफरेंट चीज़ है, तो BIS यहाँ नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अगला देखो ये क्वेश्चन, अब आपको पिछला वाला आपने स्टैटिक नॉलेज वहां से गेन कर ली, अब इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे। यहाँ क्या पूछा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज अ लैंडिंग एजेंसी एडमिनिस्टर बाय, कौन एडमिनिस्टर करता है इसको? सिंपल, तो अभी तो बताया था IBRD, वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बाकी तीनों हमने पढ़े नहीं, वो इससे रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि वो बाद में कभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, IBRD। ठीक है, आगे देखो एक्चुअल में ना ये जो अगले कुछ क्वेश्चन मैं इसके थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन सिमिलर टाइप के रिपीट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां क्या पूछा गया हमसे कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश किया जाता है IMF के द्वारा। हमसे क्वेश्चन कब पूछा? ये 2014 के अंदर। और अगर हमने देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम करके जाएंगे ना, तो आने वाले साल में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पता लगते रहते हैं कि हमें अच्छा UPSC ये पूछ रहा है तो मुझे ये पढ़ने की जरूरत है। और रिगार्डिंग में अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में थोड़ा सा बताऊं, आपने कभी ये सुना होगा ना कि IMF ने इंडिया की GDP प्रेडिक्ट करी है कि इंडिया की GDP 8.5% से ग्रो होने वाली है। ये सुना होगा आपने, न्यूज़ में डेफिनेटली कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो ये कहाँ पे IMF पब्लिश करता है? वो पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर। और ये क्वेश्चन देखो, ये 2014 में पूछा। अब इसी के जैसा ही एक और हमसे UPSC ने जो 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? अब अगर आपको पता होता कि अच्छा UPSC रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको पढ़ के नहीं जाते कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन निकालता है? ये IMF निकालता है। ठीक है ना, तो ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, आपको पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन देखो 2017 में हमसे पूछ लिया UPSC ने, क्या कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? कौन निकालता है? ये निकाली जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो आप देख रहे हो कितनी बार रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ईयर ऑन ईयर लगभग एक साल छोड़ के तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है। ठीक है, और ये न्यूज़ में देखो, ये पूछा क्यों गया? क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में थी। इंडिया जो है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा था। तो जो चीज़ न्यूज़ में आ गई वो UPSC को इंपॉर्टेंट लगी और UPSC ने अपने एग्जाम में पूछ ली। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है कि जो जो चीज़ें न्यूज़ में आती जा रही हैं उनको अच्छे से आपको पढ़ते जाना है। अगला देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स GEP, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? अब ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? देखो ये पब्लिश करी जाती है, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही पब्लिश करी जाती है। इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखो बस रेपिटेशन देखो कितनी है। बस आपसे वर्ल्ड बैंक IMF से रिलेटेड ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बस आपने एक रिपोर्ट पढ़ ली, अगले साल किसी और रिपोर्ट के बारे में पूछ लेगा। तो इतना सो आप UPSC से एक्सपेक्ट करोगे ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, थोड़ा सा तो चेंज होगा। एक रिपोर्ट नहीं पूछी तो दूसरी पूछ ली, तो यही हो रहा है UPSC के अंदर। अब जरा एक और देख लो, यहाँ देखो क्या हुआ 2017 का ये क्वेश्चन। यहाँ क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका अंदर आंसर करेक्ट होगा। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? देखो ये ना एक NGO की तरह है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो बिजनेस लीडर होते हैं, डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स या फिर और भी जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, वो कहाँ जाती हैं? डावोस। डावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर। इसीलिए इसको डावोस डायलॉग भी बोला जाता है। यहाँ पे ये अपने विचार रखते हैं किस तरह से हम इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं। तो उसी तरह पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी दिया जाता है, जहाँ पे कितनी जेंडर डिफरेंसेस हैं। जैसे कि हेल्थ के अंदर आप देख लो कि इंडिया में जैसे आप मान लो कितनी ज़्यादा वुमेन को अनेमिया से इश्यूज़ हैं। ठीक है, एजुकेशन देख लो, जो वुमेन एजुकेशन है वो कितनी कम है इंडिया के अंदर, अभी भी और इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है। साथ ही साथ पॉलिटिकली देख लो, जैसे कि लोकसभा के अंदर सिर्फ 14% जो MPs हैं वो वुमेन हैं। तो अभी बहुत आगे हमें जाना है इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये सब चीज़ें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर कवर होती हैं। राइट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 2010 से है और इसमें क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी। तो इनमें से आर्टिफिशियल करेंसी क्या है ये पूछ रहा है। और ये देखो ना, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन है IMF से रिलेटेड। किस तरह से?
देखो IMF जो है ना, IMF की ना खुद की एक करेंसी बना रखी है। एक्चुअली में इसको करेंसी ना बोल के ये एक आर्टिफिशियल करेंसी आप समझ लो। या एक्चुअल में अगर आपसे पूछ लेना कि क्या ये एक करेंसी है, तो आप बोलोगे कि नहीं, जो IMF की जो है ना करेंसी, वो करेंसी ना होके एक आर्टिफिशियल तरह की करेंसी है, और उसका नाम क्या दिया है, SDR। SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है ना। तो ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना, ये दिए हुए हैं IMF ने किस बेसिस पे दिए हुए हैं कि किसने कितने पैसे जमा कराए, उसके बेसिस पे उनको क्या दे दिया, कोटा यानी कि वोटिंग राइट्स। तो कोई कंट्री के पास कितने वोटिंग राइट्स होंगे वो डिसाइड करता है उनका कोटा, और रिगार्डिंग उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, अकॉर्डिंगली उसको उतने स्पेशल ड्राइंग राइट्स दे दिए जाते हैं। तो इस बेसिस पे डिसाइड होता है ये चीज़। अब SDR के अंदर देखो कुछ तो करेंसी होगी, मतलब ऑल्दो ये आर्टिफिशियल करेंसी खुद है, पर इसके पीछे कुछ और करेंसीज हैं, यानी कि जिसको मिला के हमारे पास SDR बना है। और किसको मिला के बना है, ये बना है 5 डिफरेंट करेंसीज को यूज करके। कौन कौन सी हैं, पहला आ जाता है US डॉलर, उसके बाद आ जाता है यूरो, उसके साथ ही साथ आ जाता है चाइनीज युआन, राइट, फिर आ जाता है हमारे पास जापानीज येन, एंड लास्ट में आ जाता है पाउंड। तो ये 5 टोटल ऐसी करेंसीज हैं जिनको मिला के स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि एक आर्टिफिशियल करेंसी है किसकी, IMF की, उसको बना के ये बना है। समझ आ गया। उसी के बेसिस पे कोटा एंड वोटिंग राइट्स डिसाइड किए जाते हैं। तो यही हमसे पूछा गया था कि क्या इनमें से आर्टिफिशियल करेंसी है, वो आप बता दोगे कि ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज एन आर्टिफिशियल करेंसी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये देखो, इसमें हमसे क्या पूछ लिया, वो पुराना क्वेश्चन देखो, ये 2010 में इस टाइप का पूछा था, जहां पे SDR के बारे में हमसे पूछा। 2016 में हमसे पूछ लिया कि IMF की SDR के अंदर किस पर्टिकुलर करेंसी को डालने का प्रपोजल था। तो देखो ये उस टाइम ना न्यूज में था, और उस टाइम रेनमिनबी जो कि चाइनीज का था ना, तो चाइनीज रेनमिनबी को प्रपोजल था, जिसको बाद में ऐड भी कर लिया गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो चीज 2010 में पूछी ना, उसके 4-5 साल बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास फिर रिपीट कर गया। वही चीज हमने क्या देखी जब हम रिपोर्ट्स डिस्कस कर रहे थे। तो इसी तरह से होता क्या है कि जो हमने स्टैटिक नॉलेज लर्न की ना हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, उसको यूज करके हम अपने आज जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, जो प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आएंगे, उसको हम आंसर कर सकते हैं। तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है अपने एग्जाम के लिए। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, आने वाले सेशंस में हम और जो बाकी क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।